वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्रोग्रामिंग टेक्निक। आज हम देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, और उसमें ये भी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि शैलो कॉपी क्या होती है, डीप कॉपी क्या होती है, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर प्रोवाइड करता है वो कौन सी कॉपी करता है, शैलो कॉपी करता है या डीप कॉपी करता है। यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है, यानी कि जो हम खुद कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो वो क्यों लिखते हैं, कब हमें ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे विद इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं टाइम ज़ाया किए बगैर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास एक क्लास है, कॉपी कंस्ट्रक्टर के नाम से मैंने बनाई। क्लास का नेम कोई भी रख सकते हैं। मैंने क्लास का नेम कॉपी कंस्ट्रक्टर रखा और उसमें मेरे पास दो डेटा मेंबर्स हैं, num1 num2। और इस क्लास के अंदर इसका जो कंस्ट्रक्टर है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर दो वैल्यू मैंने इनिशलाइज़ करवा दी 0, यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशलाइज़ करवा दी num1 को और num2 को। इसी तरह मेरे पास ये पैरामीटराइज कॉपी कंस्ट्रक्टर है जिसमें दो वैल्यूज़ आएंगी। तो वो दोनों वैल्यूज़ n1 जो वैल्यू होगी वो num1 के अंदर मैं इनिशलाइज़ करवा दूंगा, और n2 की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो num2 के अंदर इनिशलाइज़ करवा दूंगा। उसके बाद ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, ये मैं आप लोगों को बाद में समझाता हूँ। ये जो मैंने कमेंट की हुई है, ये मेरे पास सेटर्स फंक्शन है जिसको मैं इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करूँगा। ये सिंपल सेटर फंक्शन है, ये num1 के लिए सेटर फंक्शन है, ये सेटर फंक्शन है num2 के लिए। उसके बाद ये एक फंक्शन है जो कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए यूज़ करूँगा। इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर वो वाला ऑब्जेक्ट यहाँ इस फंक्शन से रिटर्न कर दूंगा। इसीलिए इस फंक्शन की रिटर्न टाइप भी क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी कि क्लास का नेम, यानी कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो इस फंक्शन से रिटर्न करूँगा, तो इसकी रिटर्न टाइप भी क्या होगी, उसी क्लास का नेम होगा जिसका ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। क्लियर। ये एक सिंपल डिस्प्ले का फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सिंपल मैंने एक cp1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें 2 वैल्यू पास कर दी और 3 एज आर्गूमेंट मैंने पास कर दिए, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बना cp1 के नाम से जिसमें दो वैल्यूज़ एज ए आर्गूमेंट मैंने पास की 2 और 3। आपको पता है जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो क्या करेगा, num1 के अंदर 2 इनिशलाइज कर देगा और num2 के अंदर 3 को इनिशलाइज कर देगा। क्लियर। ये तो ठीक है, ऑलरेडी हम इस चीज़ को अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट हम ले चुके हैं। अब एग्जाम्पल 1 के अंदर ये जस्ट मैं समझाने के लिए डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। एग्जाम्पल 1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, cp2 के नाम से एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसके अंदर मैं cp1 को क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। यानी कि जैसे ही cp2 नया ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके साथ ही मैं उसमें क्या कर देता हूँ, cp1 क्या कर देता हूँ, उसको इनिशलाइज कर देता हूँ, तो यानी कि कॉपी कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली cp1 जो होगा वो cp2 के अंदर कॉपी हो रहा होगा। ठीक है, तो इस जगह पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा वो हमने फ़िलहाल कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया अपनी क्लास के अंदर। ये देखें, अभी तक कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया अपनी क्लास के अंदर, तो फिर भी ये कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, cp1 की जो वैल्यूज़ हैं वो cp2 के अंदर कॉपी कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंपाइलर जो हमें प्रोवाइड करता है कॉपी कंस्ट्रक्टर वो चलेगा, वो क्या करेगा, cp1 की जो डेटा मेंबर्स हैं उनको कॉपी करेगा cp2 के डेटा मेंबर्स के अंदर। तो इस तरह cp2 के पास क्या होगा, बेसिकली cp1 कॉपी हो जाएगा। अब जाके आप यहाँ पे cp2 को डिस्प्ले भी करवाएंगे तो यही वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी 2 और 3 जो कि cp1 को हमने प्रोवाइड की थी जब cp1 बना था। तो अब आप इसको रन करके देख सकते हैं।
यहाँ पे देखें ये 2 जो वैल्यू थी मैंने आर्गूमेंट में पास की थी और ये 3 वैल्यू मैंने आर्गूमेंट में पास की थी। ये बेसिकली मैंने पास की थी ये CP1 के, जब मैंने CP1 बनाया था तब मैंने ये वैल्यूज़ पास की थी। लेकिन जब CP2 को मैंने डिस्प्ले करवाया तो CP2 की वैल्यू भी ये 2 और 3 है। ये CP2 की वैल्यू भी क्या है, 2 और 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि CP1 जो है ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर कॉपी हो गया। तो हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं था, तो ये कौन सा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा जो कि जिसने CP1 की वैल्यूज़ को CP2 के अंदर कॉपी कर दिया। तो ये होगा डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कि कंपाइलर हमें प्रोवाइड करता है, वो वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। एक मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगा कि जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यानी कि डिक्लेयर करते हैं, उसके साथ ही जब आप उसको इनिशियलाइज कर देते हैं यानी कि उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट कॉपी कर देते हैं, तब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर आप ऐसा करें, ये याद रखें, ये स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पे गलती कर जाते हैं। अगर ऐसा हो कि CP2 CP1, अब ये देखें वही चीज़ है, पहले मैंने क्या किया, CP2 बनाया यानी कि ये डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, CP2 के अंदर CP1। बेसिकली ये भी तो कॉपी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का आपका कॉल नहीं होता। कॉपी कंस्ट्रक्टर आप यहाँ पे आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होता है। वो जो बात की डिस्कशन है वो बाद में हम उसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ये बात याद रखें। तो ये अक्सर क्वेश्चन भी हो जाता है अक्सर स्टूडेंट से कि बताएं यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा। यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब इसकी डिक्लेरेशन के साथ ही हम क्या कर दें, उसको इनिशलाइज भी कर दें। यानी कि डिक्लेरेशन के साथ ही हम जब उसको इनिशलाइज करते हैं तब जाके कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अदरवाइज अगर आप पहले उसको डिक्लेयर कर देते हैं, बाद में उसमें जाके असाइन करते हैं, तो तब आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता, तब आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम बाद में आने वाली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल थी। अब सेकंड एग्जांपल मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सेकंड एग्जांपल के अंदर मैंने क्या किया, CP3, ये देखें कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लास के थ्रू मैंने CP3 एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको मैंने एज ए आर्गूमेंट उसके कंस्ट्रक्टर को क्या पास कर दिया, CP2 पास कर दिया। CP2 जो है, ये CP2 मेरे पास क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये देखें, ऐसा तो हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जो कि एक ऑब्जेक्ट रिसीव करता हो। ये डिफ़ॉल्ट का कंस्ट्रक्टर है और ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जो कि एक ऑब्जेक्ट को रिसीव करता हो, तो भी ये काम चलेगा। यानी कि फिर भी ये एरर नहीं आएगा, फिर भी ये काम हो जाएगा, यानी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसके लिए भी कौन सा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो कि हमें कंपाइलर प्रोवाइड करता है, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्लियर, यहाँ पे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा। जब आप ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को पास करते हैं तो वहाँ पे भी आपका डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर आपने खुद बनाया हो तो वो वाला कॉल हो जाता है, अदरवाइज कंपाइलर आपको प्रोवाइड करता है, वो वाला कॉल होता है। अब यहाँ पे देखें, CP3 जो है उसके अंदर CP2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। CP2 की वैल्यूज़ और CP3 को जब डिस्प्ले करेंगे तो वही 2 और 3 डिस्प्ले हो जाएगा CP3 के लिए भी। ये देखें, ये एग्जाम्पल 2 के अंदर 2 और 3 डिस्प्ले हो गया। यानी कि ये एग्जाम्पल 2 के अंदर मैंने किसको डिस्प्ले करवाया था, CP3 को डिस्प्ले करवाया था। CP3 की वैल्यूज़ भी क्या है, 2 और 3। इसका मतलब क्या है, CP3 के अंदर भी CP2 कॉपी हो गया तो ये CP3 की वैल्यू डिस्प्ले हो गई। क्लियर, उसके बाद मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि कॉपी कंस्ट्रक्टर मज़ीद कहाँ कहाँ पे कॉल होता है। अब यहाँ पे देखें, एक C4 के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैंने क्या किया, CP3 के साथ एक फंक्शन को कॉल किया। एक कॉपी फंक्शन का मैंने कोई फंक्शन ऊपर बनाया, उसको कॉल किया। अब सबसे पहले क्या होगा, इस लाइन को ज़रा अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन कहाँ पे बनाया, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल होगा।
इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा cp के नाम से, और उसको वैल्यू मैंने क्या असाइन कर दी 4 and 5, यानी कि num1 के अंदर क्या आ जाएगा 4, num2 के अंदर क्या आ जाएगा 5, और वो वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न कर दिया। इसलिए इसकी रिटर्न टाइप भी क्या है, क्लास का नेम है जिसका ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ज़ाहिर है जब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा तो जहाँ जिस जगह से फंक्शन कॉल हुआ होगा यहाँ से, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा, CP4 के अंदर कॉपी हो जाएगा, यानी कि फंक्शन के अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया वो ऑब्जेक्ट CP4 के अंदर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब जब हम CP4 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी स्क्रीन पे, ये वाली वैल्यू, क्योंकि यही वाला ऑब्जेक्ट CP4 के अंदर कॉपी हुआ है, CP4 के अंदर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप डिस्प्ले करवा के देखेंगे तो एंड पे एग्जाम्पल 3 देखते हैं, एग्जाम्पल 3 में क्या डिस्प्ले होता है। एग्जाम्पल 3 के अंदर 4 and 5 डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब ये है कि जब कोई फंक्शन रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट ज़ाहिर है रिसीव होता है किसी ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में। जैसे ये फंक्शन ने क्या एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, वो ऑब्जेक्ट CP4 में आया, कॉपी हुआ, तो यहाँ पे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्लियर? अभी तक हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कॉल हो रहे हैं ये बेसिकली कंपाइलर प्रोवाइड कर रहा है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हम क्या करते हैं, हम जैसे कंपाइलर एक कॉपी कंस्ट्रक्टर हमें प्रोवाइड करता है, हम खुद बना लेते हैं उसी तरह का एक कॉपी कंस्ट्रक्टर हम खुद लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चले जब हम खुद लिख लेंगे तो वो हमारा लिखे वाला जो होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर वो कॉल होगा, फिर कंपाइलर का डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर नहीं आपको प्रोवाइड करेगा, फिर हमने जो लिखा होगा वो वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्योंकि जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होना होता है तो कंपाइलर चेक करता है क्या क्लास के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ मिल जाए उसे तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो जो क्लास के अंदर लिखा हुआ होता है, अदरवाइज कंपाइलर खुद प्रोवाइड कर देता है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब एक डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर मैं आप लोगों को दिखाता हूं बना के। ये डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर को देखें, ये यहाँ पे ये सेम वैसा ही होगा जैसे कंस्ट्रक्टर बनता है वैसे ही होगा, यानी कि उसका नाम क्या होगा, जैसे क्लास का नाम है वैसा ही नाम है उसका कॉपी कंस्ट्रक्टर के नाम से। और यहाँ पे एक और यहाँ पे सिर्फ ये चेंज होगा कि ये जो होता है ये एज ए आर्गूमेंट एक ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है, एक ऑब्जेक्ट रिसीव करता है एज ए आर्गूमेंट। तो जब आप कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो बेसिकली ये एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनता है। ये क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा होता है। क्लियर? अब जब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो सबसे पहले तो एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर का। उसके बाद ये क्या करेगा, ये जो ओबीजे है उसके जो डेटा मेंबर है num1 उसको num1 के अंदर कॉपी कर देगा। obj2 num2 जो होगा वो num2 के अंदर कॉपी कर देगा। मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि ये होता क्या है। होता ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट बना, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट CP2 के अंदर कॉपी होगा तो कंपाइलर क्या करेगा, वो देखेगा आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, अगर बनाया होगा तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा जो बना होगा उसको चलाएगा। कैसे चलाएगा, उसको कुछ ये चलाएगा, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। ओबीजे के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे गौर करें, ओबीजे के पास क्या आएगा, यहाँ पे ये CP1 आ जाएगा। ओबीजे के पास क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली CP1 आ जाएगा। और CP1 इस ओबीजे के पास जब आ जाएगा तो हमने ये CP1 का जो पहला डेटा मेंबर है वो कॉपी करना है CP2 के num1 में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने डायरेक्ट num1 लिखा है। ये क्यों लिखा है, ये इसलिए है कि ये जो num1 है ये बेसिकली CP2 का num1 होगा।
ठीक है, जिसमें क्या कॉपी होगा, CP1 का num1 कॉपी होगा। तो CP1 बेसिकली यहाँ पे चला जाएगा OBJ के अंदर, तो OBJ के थ्रू हम num1 जो होगा वो num1 के अंदर हम कॉपी कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये जो num1 है ये बेसिकली CP1 का पहला डेटा मेंबर है, num1 यानी कि पहला नंबर है। और ये कॉपी किसके अंदर होगा, ये जो num1 है ये बेसिकली CP2 का num1 होगा। क्लियर, यानी कि CP2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और हो क्या रहा है, CP1 मेन में क्या हो रहा है, CP2 के अंदर CP1 कॉपी हो रहा है। ये CP1 जो होगा बेसिकली ये कहाँ, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये CP1 का जो पहला नंबर होगा यानी कि num1 होगा वो ये होगा, और ये कॉपी हो जाएगा num1 के अंदर। ये जो num1 है ये बेसिकली ये CP2 का है। इन शॉर्ट कहना मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये CP2 कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, CP2, और CP1 को एज अ आर्गूमेंट इसके अंदर पास कर देगा। क्लियर, तो जब CP2 इस कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉल करेगा तो num1 जो है ये बेसिकली CP2 का num1 होगा, num2 क्या होगा, ये CP2 का num2 होगा, और CP1 का जो num1 होगा वो हम obj.num1 के थ्रू ऑब्जेक्ट करेंगे क्योंकि CP1 इसके अंदर आ रहा है। तो ये आपने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, सिंपल एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो अब ये आपका जो बनाया हुआ कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा ये कॉल होगा। तो इस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर एक यहाँ से कॉल होगा, एक यहाँ पे कॉल होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, और एक यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब मैंने खुद अपना एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया तो जिसके अंदर मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर मैसेज भी डिस्प्ले करवाया। तो जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो मैसेज भी डिस्प्ले होगा, तो 3 दफ़ा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि 3 दफ़ा इस प्रोग्राम के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आप इसको रन कर देते हैं, ये देखें सबसे पहले एग्जाम्पल1 के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एग्जाम्पल2 के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एग्जाम्पल3 के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। क्योंकि ये अब कॉपी कंस्ट्रक्टर जो मैंने खुद बनाया वो वाला कॉल हुआ तो उसके अंदर मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया हुआ था कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम होता क्या है, बैकएंड पे कैसे ये कॉपी होती है। अब ये देखें CP1 और CP2 की एग्जांपल को लेते हैं कि CP1 CP2 के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे कॉपी करता है, इसको मैं समझाता हूँ जरा। यहाँ पे ये देखें CP1 है, CP1 के अंदर मैंने रखवाया था पहली जो वैल्यू थी उसकी 2 थी और उसकी दूसरी वैल्यू जो थी 3, ठीक है। जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन, तो क्या होगा, CP1 की वैल्यू CP2 के अंदर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये CP2 है, यहाँ पे मैंने गलती से CP3 लिख दिया है, आप इसको CP2 कर सकते हैं। ये जो है ये CP2 है, तो ये CP2 है। तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो होगी 2 यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, और ये 3 क्या होगी, यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। यानी कि 2 वाली वैल्यू इस जगह पे कॉपी हो जाएगी, 3 वाली वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। स्टैक में जैसे ही वैल्यू स्टैक में पड़ी एज इट इज़ वैल्यू एक दूसरे के अंदर कॉपी हो जाएंगी। यानी कि num1 की वैल्यू num1 के अंदर कॉपी हो जाएगी, num2 की वैल्यू CP2 के num2 के अंदर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। ये जो कॉपी होती है इसको शैलो कॉपी कहते हैं। इसमें यानी कि स्टैक में जो पड़ी वैल्यूज जो होती है एज इट इज़ कॉपी हो जाना, इसको शैलो कॉपी कहते हैं। तो शैलो कॉपी तब कोई मसला नहीं करती, इस केस में शैलो कॉपी कोई मसला नहीं करती। हमें ज़रूरत भी शैलो कॉपी की थी क्योंकि हमने हीप पे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं की। तो इस जगह पे इस एग्जाम्पल को अगर मैं देखूं, क्लास के अंदर देखें, कोई 2 जो मैंने डेटा मेंबर्स लिए थे num1 और num2, ये दोनों स्टैक पे बन रहे हैं, हीप पे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही, यानी कि डायनामिक मेमोरी कोई भी एलोकेट नहीं हो रही क्लास के अंदर। सो यहाँ पे मुझे
जो है वो डीप कॉपी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शैलो कॉपी जो है यही बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि करनी ही शैलो कॉपी है। कोई वैल्यू मैंने हीप पे बनाई नहीं है, ठीक है। स्टैक पे दोनों वैल्यूज बन रही हैं तो स्टैक से कॉपी डायरेक्टली हो जाती हैं। तो इस केस में मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी कि अगर मेरी क्लास के डेटा मेंबर्स क्लास के अंदर कोई भी हीप पे कोई चीज़ नहीं बन रही, यानी कि कोई डायनामिक मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही, तो उसके लिए मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है कंपाइलर प्रोवाइड करता है वो बेहतर काम कर सकता है, वो बेहतरीन काम करेगा मेरे लिए। चाहे मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख लूँ चाहे मैं ना लिखूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा तो भी कोई मसला नहीं आया था, जब मैंने ये नहीं लिखा था तो भी कोई मसला नहीं आया था। इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्लास के अंदर हीप पे कोई मेमोरी क्रिएट नहीं की, कोई ऐसा डेटा मेंबर नहीं बनाया, कोई ऐसी अरे क्रिएट नहीं की जो कि हीप पे मेमोरी को एलोकेट कर रही है, उस केस के लिए आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कंपाइलर आपको प्रोवाइड करता है वही कॉपी कंस्ट्रक्टर आपके लिए बेहतर है। लिख लें तो भी कोई मसला नहीं, ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं, आपका काम 100% चलेगा। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि हमें खुद कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना क्यों पड़ता है। यानी कि ऐसी कौन सी वजूहत है कि जिस जगह पे हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखें। तो ये बात याद रखें, जब मेमोरी क्लास के अंदर हीप पे क्रिएट होगी, यानी कि डायनामिक मेमोरी एलोकेट होगी, तब आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखने की ज़रूरत होगी, तब आपको लाजमी कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखेंगे तो क्या मसला होगा, शैलो कॉपी होगी। तो शैलो कॉपी जो होगी वो हीप वाली जो मेमोरी होगी उसको कॉपी नहीं करेगा, उसका अलग से उसकी मेमोरी नहीं क्रिएट होगी। ये मैं डिटेल से यहाँ पे अभी आपको समझाता हूँ। उसके लिए हम इसी क्लास को थोड़ा सा चेंज करके, ताकि मैं हीप पे मेमोरी एलोकेट करूँ, एक आधी हीप पे मेमोरी एलोकेट करूँ, फिर उसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊँ। मैं थोड़ी सी क्लास को चेंज करता हूँ। ओके, मैंने क्लास के अंदर ज़रा सी चेंज की है। क्लास के अंदर मैंने क्या किया, एक वो जो मेरा num1 था वो तो उसको एज इट इज़ रहने दिया, यानी कि ये डेटा मेंबर से एक इंटीजर वेरिएबल है मेरे पास। लेकिन num2 को मैंने क्या कर दिया, पॉइंटर बना दिया। यानी कि ये num2 क्या बन गया मेरे पास, अब एक इंटीजर पॉइंटर बन गया। ठीक है, ये एक मेरे पास इंटीजर पॉइंटर है num2। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर num1 की वैल्यू मैंने 0 इनिशलाइज करवा दी, पॉइंटर को मैंने नल पॉइंटर इनिशलाइज करवा दिया, यानी कि अभी तक पॉइंटर किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा, नल पॉइंटर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर देखें क्या कर रहा हूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर ये कर रहा हूँ कि उसके पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, num1 और num2, ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं। num1 के अंदर तो वैल्यूज़ मैं ऐसे ही इनिशलाइज करवा दी, क्योंकि num1 मेरा एक वेरिएबल है, तो इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर मैंने वैसे ही। लेकिन num2 जो है वो एक पॉइंटर है। मैंने सबसे पहले क्या किया, हीप पे एक मेमोरी एलोकेट की इंट साइज़ की, यानी कि एक इंटीजर वेरिएबल जो होगा ये हीप पे बनेगा, ये इंट साइज़ की एक मेमोरी हीप पे एलोकेट की, और उस मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो किसके पास मैं रखवा रहा हूँ, num2 के पास रखवा रहा हूँ। मतलब ये है, कुछ ऐसे होगा, हीप पे जो है एक मेमोरी एलोकेट होगी, हीप पे यानी कि इंटीजर मेमोरी बनेगी, ये 4 बाइट की मेमोरी बनेगी। ये कब बनेगी, जब ये न्यू इंट किया, ये न्यू इंट जब करूँगा तो ये हीप पे क्या बनेगी, मेमोरी बनेगी। ठीक है, ये हीप पे मेमोरी बनी और इस मेमोरी का सपोज करें एड्रेस है x, तो x एड्रेस बेसिकली किसके पास जा रहा है, num2 के पास, यानी कि num2 के पास x एड्रेस जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 2 पड़ा है। num1 के अंदर तो वैसे ही वैल्यू इनिशलाइज होगी, लेकिन num2 जो है वो एक अब पॉइंटर है, जो किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, जो कि हीप पे मेमोरी मैंने क्रिएट की। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद num2 की वैल्यू को मैंने इस पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उस जगह पे जाके मैंने वैल्यू रखवा दी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आपकी इनिशलाइज हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये
अब ये जो काम किया मैंने, ये थोड़ा सा क्या किया, इसमें हीप को इन्वॉल्व किया, यानी कि डायनामिक मेमोरी एलोकेट की है मैंने। एक इंटीजर जो था मेरे पास num1, उसको एज इट इज़ मैंने स्टैक पे बनाया, लेकिन num2 को मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंटर बना दिया, और वो क्या करेगा, हीप पे जो एक मेमोरी मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसको पॉइंट करेगा। क्लियर? इस चीज़ की समझ आ गई होगी आपको। ओके अब ये देखें, बाकी काम आपका सिंपल वैसा ही है, वैसे ही आपका ये कॉपी कंस्ट्रक्टर भी वैसा ही है, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट, आप इसको बेशक लिखें या ना लिखें, कंपाइलर आपको ये कॉपी कंस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड करेगा। अगर आप लिख लेते हैं तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये शैलो कॉपी करेगा। क्लियर? उसके बाद ये देखें, अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, CP1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, 2 और 3 उसको पास कर दिया। अब CP1 का जो ऑब्जेक्ट है वो किस में कॉपी कर दिया, CP2 के अंदर मैंने उसको कॉपी कर दिया। CP1 के ऑब्जेक्ट को CP2 के अंदर मैंने कॉपी कर दिया। अब जब ये कॉपी होगा तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। कॉपी जब होगा तो बेसिकली क्या होगा, ये जो है ये यहाँ पे वैल्यू कॉपी हो जाएगी, यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगी। अच्छा ये 2 है, बेसिकली क्या है, 2 है, CP2 है। और ये जो वैल्यू है, ये जो क्या है, ये एड्रेस जो है, ये यहाँ पे वैल्यू एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी ऐसे। अब ये देखें, यानी कि दोनों वैल्यूज़, जैसे आपको पहले पता था कॉपी हो जाती, शैलो कॉपी होगी, दोनों स्टैक में जो पहली वैल्यूज़ पड़ी थी वो एज इट इज़ स्टैक के अंदर इसके अंदर कॉपी हो जाएगी। num1 की वैल्यू इसके अंदर कॉपी होगी, जो इसके पास था x वो इसके अंदर कॉपी हो गया। अब हुआ क्या, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, यानी कि num2 के अंदर num1 के अंदर num1 की वैल्यू कॉपी होगी, यहाँ तक तो बात ठीक है, क्योंकि ये एक इंटीजर वेरिएबल था। लेकिन ये जो था एक पॉइंटर था, तो यहाँ पे क्या हुआ, एड्रेस कॉपी हो गया। ये जो x है ये एड्रेस, इसके पास भी यही वाला एड्रेस चला गया। हुआ क्या, हुआ ये है, अब ये जो CP2 का N2 है ये भी इसी मेमोरी को क्या करना शुरू कर देगा, पॉइंट करना शुरू कर देगा इसी मेमोरी को। ठीक है, यानी कि शैलो कॉपी के अंदर ये मसला आ जाता है कि जब शैलो कॉपी होती है तो ये पॉइंटर, ये जो CP1 का पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो CP2 का जो पॉइंटर है वो भी उसी मेमोरी को पॉइंट करना शुरू हो गया, हीप पे जो पड़ी मेमोरी को पॉइंट करना शुरू हो गया। क्लियर? हालांकि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था इसके लिए CP2 के लिए अलग से हीप पे मेमोरी बनती, और CP2 का जो पॉइंटर है वो जो नई मेमोरी अलग से बनती उसको पॉइंट करता। लेकिन अभी तक यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एड्रेस कॉपी हो गए। जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहाँ पे देखें, जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा तो ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है इसने क्या कर दिया, num1 की वैल्यू को num1 के अंदर रखवा दिया, num2 के पास जो एड्रेस था वो num2 को दे दिया, यानी कि एड्रेस कॉपी कर दिए। क्लियर? ओके अब क्या मसला यहाँ पे ये आया कि ये जो हीप पे बननी थी मेमोरी वो शेयर्ड हो गई, उसको CP1 का num2 भी पॉइंट करना शुरू कर दिया, CP2 के num2 ने भी उसी मेमोरी को पॉइंट करना शुरू कर दिया। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए था। शैलो कॉपी ये काम कर देती है कि जो हीप पे, अगर ये देखें, ये num2 इस हीप पे मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, तो शैलो कॉपी ने क्या किया, num2 का एड्रेस CP2 के num2 को भी वही वाला एड्रेस दे दिया, जिससे क्या होगा, ये जो CP2 का num2 भी इसी मेमोरी को पॉइंट करना शुरू हो गया। ठीक है, ये शैलो कॉपी करती है। इससे नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि ये जो मेमोरी है, अब ये मेमोरी दोनों के लिए शेयर्ड हो गई। ये इस मेमोरी को CP1 का num2 भी पॉइंट कर रहा है, इस मेमोरी को CP2 का num2 भी पॉइंट कर रहा है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो पॉइंटर है वो इसी मेमोरी को पॉइंट करना शुरू हो गए। उसका मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसका नुकसान ये है कि सपोज करें कल को आगे जाके CP1 का जो पॉइंटर है इस वैल्यू को चेंज कर देता है, यानी कि 3 को 5 कर देता है, तो ये जो चेंज वैल्यू होगी ये
यहाँ पे CP2 के अंदर भी फिर वो चेंज वैल्यू ही रीड होगी। CP2 जो होगा वो भी, उसके लिए भी जो वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी। यानी कि CP1 अगर इस मेमोरी में पड़ी वैल्यू को चेंज करेगा तो ज़ाहिर है ये CP2 का जो पॉइंटर है ये भी इसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो इसकी मेमोरी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, जब ये कॉपी हो गया, ये शैलो कॉपी हुई, और शैलो कॉपी के बाद CP1 ने क्या किया, वैल्यू को चेंज कर दिया। यानी कि set2 का फंक्शन कॉल किया, ये देखें set2 का फंक्शन कॉल किया और उसकी वैल्यू को 5 कर दिया। पहले क्या था, 3 था, पहले क्या वैल्यू थी, 3 थी। फिर उसने सेटर का फंक्शन कॉल करके उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, 5 कर दिया। जब वैल्यू को 5 कर दिया तो आप ये देखें CP1 को जो आप डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन पे तो क्या डिस्प्ले होगा, 2 और 5, यानी कि 3 नहीं डिस्प्ले होगा अब, क्योंकि 3 की जगह उसने क्या रिप्लेस कर दिया, अपडेट क्या कर दिया, 5 के साथ अपडेट कर दिया 3 को। तो अब CP1 को जब आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे तो 2 और 3 डिस्प्ले होगा। लेकिन उसके साथ ही जब आप CP2 को भी डिस्प्ले करवाएंगे, होना तो ये चाहिए था कि CP2 के अंदर तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए थी, 2 और 3 वैल्यू होनी चाहिए थी। लेकिन शैलो कॉपी की वजह से CP2 को जब आप डिस्प्ले करवाएंगे तो वो भी क्या डिस्प्ले करवा देगा, 2 और 5, यानी कि उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। आप इसको रन करके देख लें। ये देखें CP1 की वैल्यूज 2 और 5, ये तो ज़ाहिर समझ भी आती है क्योंकि CP1 ने अपनी वैल्यू को अपडेट कर दिया था, 5 कर दिया था। लेकिन CP2 की वैल्यू भी अपडेट होगी, वो भी क्या होगी, 5 होगी। कैसे हुई ये देखें, ये यही चीज़ है कि जब CP1 ने यहाँ पे 3 की जगह पे क्या कर दिया, 5 कर दिया, तो CP2 जो है वो भी इसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो वो भी बेसिकली उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 5 होगी। ये मसला है, ये शैलो कॉपी मसला करती है। ठीक है, जब आपने मेमोरी हीप पे क्रिएट की है तो आपको फिर अपना यूज़र डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है इस मसले को हल करने के लिए, ताकि ये मसला ना। तो वो जो हम करेंगे वो हम डीप कॉपी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो पड़ी है ये जो मेमोरी है, इस तरह की एक और मेमोरी क्रिएट करेंगे। हम अभी ये काम करेंगे, इस तरह की एक और मेमोरी क्रिएट करेंगे। ये जो 3 वैल्यू इसके अंदर पड़ी थी वो इसके अंदर कॉपी करेंगे 3, और इस मेमोरी का एड्रेस फिर ये जो है ये इस मेमोरी के एड्रेस को पॉइंट करेगा। यानी कि CP2 का जो पॉइंटर है वो जो नई मेमोरी हम क्रिएट करेंगे वो उसको पॉइंट करेगा, ना कि ये ऊपर वाली मेमोरी को पॉइंट करेगा। इसे कहते हैं डीप कॉपी। यानी कि अलग से हीप पे मेमोरी पहले बनानी है, उसके बाद उसका डेटा हमने इसके अंदर कॉपी करना है। फिर जो है N2 जो होगा, CP2 का जो पॉइंटर होगा, वो जो नई मेमोरी क्रिएट होगी उसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट नहीं करेगा, इस मेमोरी को फिर ये पॉइंट नहीं करेगा। अब ये मसला सॉल्व हो जाएगा। अब ये कैसे सॉल्व होगा, CP1 का जो पॉइंटर है वो जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो अलग मेमोरी है, CP2 का जो पॉइंटर है वो जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो अलग से मेमोरी बनेगी। तो इस तरह ये मसला सॉल्व हो जाएगा, ये मेमोरी फिर शेयर नहीं होगी। अगर CP1 का जो पॉइंटर है वो अपनी वैल्यू चेंज भी कर दे तो CP2 का पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि दोनों की हीप पे अलग अलग मेमोरी बनी होगी। ये काम हमने करना होता है अपने यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये कैसे करना है, इस एग्जांपल में जो मैंने आपको समझाई उसके अंदर हमने सिंपल कुछ ऐसा करना है। यहाँ पे ये काम जो पहला था इसको तो सिंपल ऐसे ही रहने दें, क्योंकि num1 जो है वो हीप पे मैंने क्रिएट ही नहीं किया था, उसको तो वो स्टैक पे ही बनेगा, उसको तो एज इट इज़ रहने दें। मसला है num2 का। num2 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये num2 के लिए एक मेमोरी हीप पे नई क्रिएट करेंगे। ये वाली मेमोरी हीप पे नई क्रिएट करेंगे। इसका एड्रेस किसको दे देंगे, num2 को दे देंगे, यानी कि ये num2 को दे देंगे। और फिर num2 के अंदर हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू हम num2 के अंदर असाइन कर देंगे। हम जब ये काम करेंगे तो हमारा वो वाला मसला भी हल हो जाएगा। इसको कहते हैं डीप कॉपी। ठीक है,
तो डीप कॉपी ही रिक्वायर्ड होती है अगर हमने हीप पे मेमोरी एलोकेट की हो। अब आप इस प्रोग्राम को रन करके देखें ज़रा। अब ये देखें CP1 की वैल्यू 2 और 5 है, क्योंकि CP1 ने अपनी वैल्यू 3 से 5 अपडेट कर दी थी सेटर का फंक्शन कॉल करके। CP2 की वैल्यू 2 और 3 है, इसकी वैल्यू अपडेट नहीं हुई। अब ये देखें वो मसला नहीं आया कि CP1 ने अपनी वैल्यू को अपडेट किया तो CP2 की वैल्यू भी अपडेट हुई। अब ऐसा नहीं हुआ, CP1 ने अपनी वैल्यू को अपडेट किया लेकिन CP2 की वैल्यू वही रही। इसको कहते हैं डीप कॉपी, यानी कि आपने डीप में जाके कॉपी की है। तो इन शॉर्ट ये कॉन्सेप्ट अपने जहन के अंदर रखें कि क्लास के अंदर जब मेमोरी हीप पे एलोकेट हो रही होती है तब आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है। ज़रूरी होता है कि आप कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखें। अगर मेमोरी हीप पे ना बन रही हो तो फिर जो कंपाइलर प्रोवाइड करता है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर वो भी काम ठीक करता है, क्योंकि तब रिक्वायर्ड होता है शैलो कॉपी, तो हमें ज़रूरत ही नहीं होती डीप कॉपी की। तो हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हीप पे हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं तब हमें ज़रूरत होती है डीप कॉपी करने की। तब हमें अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़र डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है। आज हमने देखा कि हमें यूज़र डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना क्यों पड़ता है। तो सिर्फ एक ही बात अपने जहन के अंदर रखें, जब मेमोरी हीप पे बनती है तो यूज़र डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं बनाएंगे तो कंपाइलर जो होगा वो क्या करेगा, वो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या काम करेगा, वो शैलो कॉपी करेगा, जिससे क्या होगा जो हीप पे मेमोरी एलोकेट हुई होती है वो दोनों उसको क्या करना शुरू हो जाते हैं, पॉइंट करना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह वो मसला आ जाता है। अगर आपने हीप पे मेमोरी एलोकेट की है तो आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है, आपको डीप कॉपी करनी पड़ती है। अगर आप डीप कॉपी नहीं करेंगे तब मसला आ जाएगा। सो आज की वीडियो आई थिंक कि आपको सारा ये डिटेल समझ आई होगी। अगर आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।